Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। चैप्टर नंबर 18 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया को आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 18th चैप्टर की आज हमारी फर्स्ट क्लास है और हम इसमें अपने पास जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है रमेश सिंह की। ठीक है, ये रमेश सिंह की मेरे पास 12th एडिशन है। नो डाउट अभी मार्केट में 13 एडिशन आ चुका है, बट देखो क्या होता है, टॉपिक सारे सेम होते हैं, बस जो करंट डेटा होता है ना वो चेंज होता है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। और करंट डेटा जो होता है वो मैं आपको डेली करंट अफेयर की जो वीडियो आती है हमारे दूसरे चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स से, वहां मैं आपको करंट डेटा दे देता हूँ, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इतने लंबे समय तक जुड़े। इतने सारे चैप्टर हम एक एक करके सारे अपने पास कर चुके हैं। चैप्टर 1 से लेकर 17 तक की में हमने कई सारी वीडियोस बनाई, आप लोगों का साथ, आपका प्यार, सब चीजें हमें मिलती रही और यही रीजन है जिसके चलते आज हम चैप्टर 18 पर पहुंच चुके हैं और सक्सेसफुली हमारे जो चैप्टर्स है वो अभी चलते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया ये आपके लिए बहुत एक नया चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको नई नई जानने के लिए मिलेंगी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। जो जो चीजें बुक से इंपॉर्टेंट है मैं बुक से कराऊंगा, जो चीजें लगी हैं बुक में कम अच्छे से दे रखी है उसके लिए मैं आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं ये सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप खुद भी ज्वाइन करिए। इवन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं भी ऐसा स्टूडेंट जिसको इसकी जरूरत है उसको शेयर कर दो और उसको भी ज्वाइन करवा दो, जिससे हर स्टूडेंट को इसका क्या मिल पाए, बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, चलिए अब मैं टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आता हूं, दैट इज पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। अभी देखो, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में अभी हमें इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है जो कि बुक में यहां से दे रखा है, बट मैं हमेशा चीजों को पहले क्या कराता हूं, अपने तरीके से कराता हूं, फिर हम बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने इसके लिए कुछ नोट्स बना रखे अपने पास, बना के रखे, बनाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का क्या मतलब है। सबसे पहले हमें ना ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें चैप्टर के नाम के बारे में नहीं पता होगा हम चैप्टर के अंदर इन डेप्थ स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। देखिए, पब्लिक का मतलब हम लोग इन जनरल वर्ड में क्या समझते हैं कि पब्लिक का मतलब होता है जो आम जनता या जो आम लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी हम पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे तो उसमें पब्लिक का मतलब कभी भी आम जनता नहीं होगा, बल्कि उनके ऊपर कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज होंगी, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारी लोकल अथॉरिटीज। ये जो तीनों की तीनों बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोसाइटी के सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, इनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या होती है, लोकल अथॉरिटी। कुछ गाँव के अंदर इसे पंचायती राज बोला जाता है। फिर उससे बड़े लेवल पर यानी स्टेट गवर्नमेंट होती है और उससे भी बड़े लेवल पर एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। जब भी हम इन तीनों की बात करेंगे तो हम इन तीनों के लिए एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज पब्लिक। क्या यूज करेंगे, पब्लिक। दूसरी तरफ हम बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस का मतलब होता है कि वो सारे के सारे चीजें जिनसे गवर्नमेंट के पास से पैसा आता है या फिर गवर्नमेंट के पास से पैसा जाता है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा तो हम उसको एक्सपेंडिचर में डालेंगे, और अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो हम उसको रिसीट के अंदर डालेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट के पास अब आप नहीं आते रहे, हम कहते हैं सर हमारे ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है। फाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि पैसों की अभी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक उसी तरह हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना उसने दूसरी कंट्रियों से लोन ले रखा है, इसको हम डेट लोन भी बोलते हैं। और दूसरी कंट्री को हो सकता है हमने किसी को लोन दे रखा हो, यानी एडवांसेस। इस टाइप से जो पैसों की लेन देन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको ना सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पब्लिक फाइनेंस, तो पहले एक काम करते हैं, मैं बताऊं बाद में, पहले आप इसका मतलब समझो, क्योंकि जब इसका मतलब समझ जाओगे ना तो जो चीज मैं बताऊंगा वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। देखो, पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि एक सिटी, एक टाउन या एक स्टेट को या पूरे देश को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती है, टाइम टू टाइम कुछ खर्चे करती हैं। गवर्नमेंट को खर्चे करने के लिए गवर्नमेंट को भी कहीं से पैसा लेना पड़ेगा पहले तो वो पैसा लेती भी है और फिर उस पैसे को सोसाइटी के वेलफेयर पर खर्च भी करती है। ये जो पूरा मुआवजा या कह लो ये जो पूरा काम किया जाता है इसी को हम अपने पास नाम देते हैं पब्लिक फाइनेंस। अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूं तो पब्लिक फाइनेंस अपने आप में एक बहुत ही वाइडर टर्म है जिसके अंदर वो सारे के सारे गवर्नमेंट के इनकम यानी रिसीट और सारे के सारे खर्चे जोड़ दिए जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस में हम सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी लोकल अथॉरिटी लेवल पे हम बातें करेंगे। ठीक है, हम तीनों लेवल के बारे में अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे, तीनों को सेंट्रलाइज करके पढ़ेंगे, यानी एक ही करके पढ़ेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, अच्छा एक बार यहाँ पर देख लो, पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है, इट इज अ वेरी वाइडर टर्म। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर सारे के सारे मैटर जो कि पैसों से रिलेटेड होते हैं, चाहे पैसों का जाना चाहे पैसों का आना, ये सारे किए जाते हैं और ये पब्लिक मनी के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी अपने पैसे, अपने जेब में जो पैसे आ रहे हैं सैलरी के, उनकी बात करें, नहीं, हम बात करें
पब्लिक के पैसों, पब्लिक अपना क्या देती है, टैक्स देती है, फिर उसी टैक्स के पैसों से लोगों के लिए पैसा खर्च किया जाता है। हम उन सब मुद्दों की बात करेंगे और उन सभी मुद्दों को हम नाम देंगे क्या, पब्लिक फाइनेंस का। एक बार पढ़ के देखते हैं। पब्लिक फाइनेंस अपने आप में एक बहुत वाइडर टर्म है जिसके अंदर सारे के सारे वो मैटर इंक्लूड किए जाते हैं जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं और गवर्नमेंट के रिसीट होते हैं, जो कि पब्लिक मनी से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। बोलो क्लियर हुआ? तो पब्लिक फाइनेंस समझ आ गया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सर, जो पब्लिक फाइनेंस वाला जो कॉन्सेप्ट आप हमें बता रहे हो, ये कॉन्सेप्ट क्या अभी रिसेंटली कुछ जब हमारे देश आजाद हुआ तभी लॉन्च किया गया? नहीं दोस्तों, ये तो ये समझो कि हमारे वो ऋग्वेद वगैरह आपने सुने हैं, यानी ये बहुत एंशियंट टाइम से ये चीजें चलती आ रही हैं। अभी क्या था, जो अर्थशास्त्र है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसको पहले अर्थशास्त्र मतलब हिंदी में बोला जाता है ना अर्थशास्त्र। तो उसमें कौटिल्य जी ने ये बोला था कि किसी भी साम्राज्य को, ध्यान से सुनो मैं हिंदी वर्ड यूज करूं बिकॉज ये हिस्ट्री की बात चल रही है, तो कौटिल्य जी ने बोला था किसी भी साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक राजा के पास ये होना चाहिए, ये डेटा होना चाहिए कि उसे अपनी प्रजा के लिए कितना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा उसके ऊपर कर के अगेंस्ट आएगा। यानी अगर एक राजा को यही नहीं पता होगा कि उसकी प्रजा से उसे कितना कर मिल रहा है और उसे कितना उसके ऊपर खर्च करना है, जब तक यही चीज नहीं पता होगी तो राजा अपनी प्रजा के लिए कभी भी एक सही डिसीजन, एक सही तरीका अपना नहीं पाएगा। तो ऐसे में ये जो अर्थशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले से आया था और इसी वजह से पहले राजा महाराजा जो होते थे, जो उनके तहसील होते थे, वजीदारे आजम जिसे बोलते हैं, तो वो क्या करते थे वहां पर, वो उनकी पूरी अकाउंटिंग करते थे, वो ये अंदाज पता लगाते थे कि एक साल के अंदर कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। जिसे बोलते हैं ना आज के में ट्रेजरी बोलते हैं, खजाना बोलते हैं, वैसे ही राजाओं के पास भी खजाने के लिए पूरी लिखित ब्यौरा होता था, यानी पूरा अर्थशास्त्र यानी पूरी स्टैट्स, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट वो लोग क्या करते थे, मेंटेन करते थे। और वहां से ये प्रथा चलती 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 आज की डेट में अगर हम इकोनॉमी लेवल पे बात करें तो उसको हम क्या बोल देते हैं आज की डेट में, पब्लिक फाइनेंस बोल देते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यही चीज यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है कि जैसे जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य जी ने इन्वेंट किया था और इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो राजा वगैरह होते हैं ये अपनी जो ट्रेजरी होते हैं उसके अंदर कई सारे रेवेन्यू, पैसा आने का, अकाउंट का, ऑडिट का, इन सब चीजों का डिटेल रखते हैं और उसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। मतलब कौटिल्य ने भी इस चीज को बहुत पहले कभी ऐसे डिफाइन किया था और आज हम उसी को एक नए तरीके से क्या नाम दे देते हैं, पब्लिक फाइनेंस का नाम देते हैं। सर एक बात बताओ, हमें पब्लिक फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? चलो नो डाउट हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का काम होता है सोसाइटी में सोशल वेलफेयर वगैरह करना, बट सर ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से तो ओरिजिनेट हुआ होगा। अभी आपने बताया कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दिया, बट हमें कब ऐसा लगा कि हमें इस चीज की बहुत ज्यादा नीड है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको पता है जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हम बहुत ज्यादा कायोटिक में हुए थे, क्योंकि जब भी वॉर होता है, मैं हमेशा एक ही लाइन रिपीट करता हूँ, किसी भी कंट्री को वॉर से फायदा नहीं होता। बस फर्क इतना होता है जीतने वाले का थोड़ा कम नुकसान होता है और हारने वाले का ज्यादा नुकसान होता है, यानी इकोनॉमी डिवास्टिकेटेड हो जाती है, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसे में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, लगभग 1914 से 18 में चला था। ठीक है, तो इस दौरान कई सारी इकोनॉमी जो है वो डिवास्टिकेटेड हो गई, खत्म हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमने देखा कि भैया युद्ध होना बहुत खराब चीज है, अब इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए क्या करें? तो आपको याद होगा कि हमने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा था, सन 1930 के अंदर हमने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट खोला था, याद है? बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंकों के पापा BIS, बोले बैंकों के पापा BIS, याद है ना? मैंने आपको ऐसे ही चीजें बताई थी। तो जब हमने BIS को खोला था तो मेनली क्यों खोला था? यही करने के लिए कि अगर किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल बैंक फेल हो जाती है तो उस केस में ये क्या करेगा, उसको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाने में काम करेगा। इसी तरह से हमने IMF को भी ओपन किया था, याद है? 1944 में ज्वाइंट मीटिंग बुलाई गई थी, IBRD यानी जिसे हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमने क्यों खोली? बेसिकली ताकि वॉर की वजह से अगर कोई इकोनॉमी डिवास्टिकेटेड हो जाती है तो उसको दोबारा से पटरी पर लाने के लिए हम क्या दे पाए उनको, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसी भी उनको जरूरत है उसको क्या दे पाए, लोन दे पाए। लेकिन क्या हुआ था जब हमारे यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था लगभग 1945 या 44 या 45 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उन दिनों पर आप जानते हो हमारा देश आजाद तो हुआ नहीं था, तो हमारी इंडिया को इंडिया ना बोल के क्या बोलते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते थे। जैसे आज के में हम क्या होते हैं, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, उन दिनों पर ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता था। तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई देखो हम कहीं पर भी राज करें, नो डाउट कि इंडिया हमारी कॉलोनी है, लेकिन फिर भी हमें इंडिया के बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। तो उन्होंने लिखा कि जैसे जो नेशनल डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, या लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, इनको एक लेवल तक मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे हम किसी देश को गुलाम करें या ना करें। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ने हमें ये बता दिया कि अगर हमारे यहाँ पर ये जो चीजें, ये सेक्टर मजबूत नहीं है तो वॉर तो होते ही रहेंगे इकोनॉमी के अंदर। और वहां से ये जो कॉन्सेप्ट है ना पब्लिक फाइनेंस का, ये ओरिजिनेट हुआ। तब हमें ऐसा लगने लगा, हमें मतलब उस टाइम पर जो लोग थे
उनको लगने लगा कि भाई अब तो ना हमें पैसों को इकट्ठा करना पड़ेगा और पैसों की बकायदा पूरी अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी, इस पैसे को कहाँ से लाया गया और इसको कहाँ खर्च किया जा रहा है। क्योंकि अगर हमने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की या प्रॉपर लेखा जोखा नहीं रखा तो इसका मतलब हमें एक बहुत ही नुकसान देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि वॉर के दौरान जो हमारा पैसा है वो इस तरह से पानी की तरह बह जाता है और पता ही नहीं चलता इतना सारा पैसा कहाँ चला गया। और तब हमने ये जाना कि भैया हमें हर चीज का प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसको आज के दिन में हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। और वहां से जो पब्लिक का फाइनेंस है वो ओरिजिनेट हुआ। ये वर्ड कब ओरिजिनेट हुआ, पब्लिक फाइनेंस का वर्ड, जब हमारे पास सेकंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म होने की कगार पे आ गया। तब हमें लगा कि भाई अगर हमें इन सेक्टर्स को सुधारना है तो लेखा जोखा तो भैया रखना ही पड़ेगा। और वहां से पब्लिक फाइनेंस जो है इंडिया के अंदर ओरिजिनेट होना शुरू हुआ। अब यहाँ से गवर्नमेंट के एक फंक्शन हमें समझ आते हैं। गवर्नमेंट के अगर हम फंक्शन बात करें जो पब्लिक फाइनेंस को मेंटेन करते हैं तो बेसिकली गवर्नमेंट के फंक्शन क्या है। फंक्शन तो देखो कई सारे होते हैं, लेकिन अभी हम अपने इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो होते हैं ऑब्लिगेटरी फंक्शन और एक होता है आपके ऑप्शनल फंक्शन। अच्छा, ऑब्लिगेटरी फंक्शन का मतलब वो फंक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परफॉर्म करने ही पड़ते हैं, आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते हो। यानी ये वो चीजें हैं जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अगर आपने अपनी सरकार यानी अपनी सत्ता में आए हो तो ये काम आपको करने ही पड़ेंगे और आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ऑप्शनल में ये कि आप अपनी सत्ता में आए तो हो सकता है कुछ आप ऐसे एडिशनल काम भी कर दो जो सोसाइटी के सोशल वेलफेयर के लिए हो और इससे जनता आपसे काफी ज्यादा खुश हो जाए। तो एक गवर्नमेंट के फंक्शन की बात करें तो ऑब्लिगेटरी होता है और ऑप्शनल होता है। जैसे ऑब्लिगेटरी में अगर हम बात करें तो जो एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं, अभी मान के चलो जैसे आप जानते हैं अफगानिस्तान में इसराइल का हमला हुआ, ठीक है, तालिबानी का, नॉट इसराइली का, तालिबानी का हमला हुआ। तो ये क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो यूएसए के कोप्स थे वो वापस हो गए। जब जो बाइडेन बने तो उन्होंने क्या बोला कि भैया हम तो अपनी जो आर्मी है उसको वापस निकाल रहे हैं। जैसे ही वापस निकाली तो तख्ता पलट हो गया, वहां के जो प्रेसिडेंट था वो भाग गए। तो पता चला तालिबानी जो टेररिस्ट ग्रुप है उसने पूरी तरह से अफगानिस्तान पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब इस तरह से अगर मान लो इंडिया में कब्जा होने लगेगा तो दिक्कत होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगा। ऐसे ह्यूमन जो राइट्स है उनका वायलेशन होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ऐसे में एक्सटर्नल अटैक्स ना हो जाए तो हमें अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाना पड़ेगा और ये मजबूत बनाना गवर्नमेंट की ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। क्या है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। तो वही फर्स्ट पॉइंट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, की एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की सबसे प्राइम ड्यूटी है जो उसको निभानी ही पड़ती है। पॉइंट नंबर 2, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लॉ एंड नहीं होता बल्कि लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो हम शॉर्ट में उसको लॉ एंड ऑर्डर बोल देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं क्या उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी के लिए कई सारे सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि सारे काम प्रॉपरली होंगे या नहीं होंगे। तो प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी क्या होता है, गवर्नमेंट की एक फंक्शन होती है। नंबर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट की सबसे प्राइम और ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम सरकारों के खिलाफ क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे मतलब अपने धरने वगैरह रखेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन बढ़ा देंगे, इस टाइप के काम यहाँ पर किए जाते हैं। एंड नंबर 4 इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि सरकार क्या अपने लेवल पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हो कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, अगर हम उसके साथ चेंज नहीं हुए तो हम काफी पीछे रह जाएंगे और पीछे आउटडेटेड हो जाएंगे। आपने देखा भी किस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सेंट्रल विस्टा प्लान को भी लॉन्च किया, रिसेंटली 2020 में लॉन्च किया था और 2021 में इस पर काम करना शुरू कर दिया गया, जिसमें नया पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट बनेगी, नया पीएमओ ऑफिस बनेगा, नया प्रेसिडेंट ऑफिस बनेगा। ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। हम अपने आप को तकनीक से जोड़ना चाहते हैं कि जिस तरह से जैसे जॉय बाइडेन है यूएसए के, तो वो उनके ऑफिस के अंदर एक ऐसा फोन है जिससे वो वर्ल्ड में किसी भी प्रेसिडेंट को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को एक सीधा सा एक नंबर डायल करके उनसे सीधी बात कर सकते हैं। यानी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट हो गया कि वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में फोन घुमा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। वहां की पार्लियामेंट के अंदर जब वोट्स डाले जाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉनिक मेथड से होता है। वहां ये नहीं होता कि से यस से नो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सीधा इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है। अब हम भी चाहते हैं इंडिया की गवर्नमेंट की हम भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिकली लेस, नई नई टेक्नोलॉजी से लेस हम अपनी पार्लियामेंट्री का क्या करें, एक नया उद्घाटन करें। और इसी के चलते सेंट्रल विस्टा प्लान को बनाया गया। यानी कुछ ऐसे गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं जो कि उनको करने ही पड़ते हैं, यानी ऑब्लिगेटरी फंक्शन होता है। बताओ पहला फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। नंबर 2, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। नंबर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 4, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सर सिर्फ 4 होते हैं? नहीं दोस्तों, होते तो कई सारे हैं, बट अगर मैं कई सारे लिखने बैठूंगा तो फिर पूरी क्लास लगभग 10-20 क्लास है तो उसी में निकल जाएंगी। तो अभी हमने मोटा मोटा पढ़ा कि हाँ भैया गवर्नमेंट की ये कुछ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल फंक्शन के, यानी कुछ ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट जो है अलग से कर लेती है, उसके मेन फंक्शन के उसको अंदर कवर नहीं किया जाता है। जैसे प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। देखो
पाकिस्तान की बात करते हैं दोस्तों। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान के भी हैं, जो इस वीडियो को देखते भी हैं। तो दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर मैं कोई बात ऐसी बोलूं पाकिस्तान के लिए तो बुरा नहीं मानना, मैं वही बातें बोलूंगा जो फैक्ट्स पर आधारित है, क्योंकि मुझे किसी भी कंट्री से, किसी भी स्टूडेंट से मुझे कोई भी मतलब दुश्मनी नहीं है। ये कहो कि मुझे इंडिया वालों से प्यार है पाकिस्तान वालों से नहीं, तो ऐसा नहीं है। मुझे सभी से प्यार है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, ठीक है। मतलब देखो एजुकेशन का यही तो होता है कि वो जात पात को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर कभी भी बातें नहीं उठाते। वो बस ये देखते हैं पाकिस्तान में रहने वाले भी इंसान है हमारी तरह और इंडिया में रहने वाले भी इंसान है। क्या इंडिया के अंदर टेररिज्म नहीं है? अगर हम माओवादी की बात करें, क्या इंडिया में माओवादी इंडियन ही तो है, लेकिन वो टेररिज्म फैला रहे नहीं फैला? डेफिनेटली फैला रहे। तो हम जो बात होती है वो फैक्ट्स के आधार पर करते हैं। जैसे हम बात करें, अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करूं तो पाकिस्तान के बजट के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा है वो मिलिट्री पर खर्च किया जाता है और एजुकेशन पे सबसे कम किया जाता है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर एजुकेशन पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है और मिलिट्री पे थोड़ा कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ये है कि जितना बच्चा पढ़ेगा ना उतना देश आगे विकसित होगा। जबकि अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया में उल्टा ही है। वहां पर मिलिट्री पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। उनको लगता है जितनी स्ट्रांग मिलिट्री होगी, नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह किंग जुम उम है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। बट वो ये नहीं जानता कि अगर आप यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं निकलेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके इस अनपढ़ पने की वजह से आप बहुत पीछे चलते चले आओगे। इसलिए एजुकेशन को फैलाना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो जैसे मोदी और उनकी बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, जबकि नरेंद्र मोदी इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर हम इसको इमरान खान से कंपेयर करें पाकिस्तान के, तो पता चलता है पाकिस्तान में एजुकेशन पे पैसा कम खर्च किया जाता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट कि वो किस टाइप की रणनीति चल रही है, किस टाइप की उसकी सोच है, किस टाइप की उसकी विचारधाराएं हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट अपने ऑप्शनल फंक्शन को ऑप्ट करती है। जैसे नॉर्थ कोरिया प्रोविजन ऑफ एजुकेशन को कम करेगी, प्रोविजन ऑफ डिफेंस पर ज्यादा पैसा खर्च करेगी। बट बात करें इंडिया की, तो इंडिया प्रोविजन ऑफ एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करेगी, प्रोविजन ऑफ मिलिट्री पे थोड़ा कम खर्च करेगी, ठीक है। इस टाइप के फंक्शंस चलते रहते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट का फंक्शन प्रोविजनल फंक्शन में क्या रहेगा? प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लाइक हर व्यक्ति को पेंशन मिलनी चाहिए, पीएफ मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर दो टाइप के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं, जिनको प्रोविडेंट फंड, जिनको पेंशन, ग्रेचुटी के बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन जो हमारे डेली वेज वर्कर्स होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी कहीं कोई गिनती नहीं है, क्या उनको पेंशन, क्या उनको ग्रेचुटी, बोनस, कमीशन कुछ ऐसा मिलता है? नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इन लोगों को भी वो सारे के सारे सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले जो हर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलते हैं। इसके लिए कोई प्रोविजन लाना चाहिए गवर्नमेंट के ऑप्शनल फंक्शंस में से एक हुआ। वेलफेयर मेजर्स के लिए कई सारे काम गवर्नमेंट कर सकती है, उसके ऑप्शनल में आएगा। मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट चाहती है कि हर व्यक्ति का जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, रहने का तरीका, वो इंप्रूव हो, वो इसके ऑप्शनल फंक्शन के अंदर कवर किए जाते हैं। तो बताओ अभी इतनी बातें समझ आई दोस्तों। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना। अगर कोई पाकिस्तान का, इस तरह आप हमारे देश के लिए ऐसा क्यों बोलो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो बात सच है, ठीक है। कल को अगर इंडिया भी गलत काम करेगी तो मैं बीइंग इंडियन उसको भी क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हम कभी भी बाइस्ड डिसीजन नहीं दे सकते। अगर मैं इंडिया तो हमेशा इंडिया की तारीफ करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इवन आप लोगों को भी यही स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए और यही अपनी मेंटालिटी सेट कर लो कि आपको बाइस्ड नहीं होना, जो चीजें हैं वो क्लियर कट सामने बोलो। पाकिस्तान में अगर हम बात करें, मैं खुद सच बोलता हूं कि पाकिस्तान के हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतने ही रिस्पेक्ट देते हैं। जब भी मैं उनसे बात करता हूं व्हाट्सएप के थ्रू या जब भी उनसे कॉल पे बात होती है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो जो बात सच है मैं तो साफ बोल रहा हूं, तो इस चीज को क्रिटिसाइज वे में मत लेना, क्योंकि हम यहाँ क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं बैठे ना, हम यहाँ पर कोई ट्रोलिंग करने बैठे हैं पाकिस्तान के लोगों की। मेरी बात समझो, हम यहाँ पढ़ने बैठे हैं, तो उसको पढ़ाई को पढ़ाई तक रखना। हम्बल रिक्वेस्ट है। कई सारे ऐसे हेटर कमेंट्स आ जाते हैं जो करते हैं, वो सिर्फ कमेंट के लिए बैठे होते हैं, वो पढ़ने नहीं बैठे होते हैं। तो उनको छोड़िए, बाकी सबसे मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। चलिए आपको इतनी चीज समझ आ गई। तो अब एक बार ना मैं आपको दोबारा बता दूं, पब्लिक फाइनेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो लोकल हो, वो देखती है कि सोसाइटी में सोशल वेलफेयर करने के लिए उसके पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ वो खर्च करेगी, कहाँ कहाँ से वो लोन लेगी, किस किस को लोन देगी। इस पूरे सेगमेंट को हम क्या नाम देते हैं? पब्लिक फाइनेंस का नाम देते हैं। पब्लिक फाइनेंस अपने आप में एक बहुत ही वाइडर टर्म है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें कवर कर ली जाती हैं। इस चीज का जो ओरिजिनेट है वो हमारे अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने दी थी, और उन्होंने कहा था कि राजाओं को अपनी प्रजा पर सही तरीका अपनाने के लिए उनको उसके बारे में पूरी डिटेल यानी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और वहां से हमने इस चीज को सीखा और हमने भारत पर ये चीज एप्लीकेबल कर दी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये बात लगी कि कहीं ना कहीं हमें भी अपने पास जो है चीजों को रिकॉर्ड और मेंटेन करना चाहिए, ताकि हम अपनी नेशनल डिफेंस को अच्छा कर सके, जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट है उसको बेहतर बना सके,
हेल्थ केयर सर्विसेज को बेहतर बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सके और अपनी एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बना सके, तब जाके हमारे यहाँ पर ओरिजिन हुआ किसका, पब्लिक फाइनेंस का, जिसके अंदर हमने देखा गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि ऑब्लिगेटरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल फंक्शन होते हैं। ऑब्लिगेटरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट को परफॉर्म करने ही पड़ते हैं, और ऑप्शनल वो फंक्शन होते हैं जिनको परफॉर्मेंस नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चलेगा, बट आपको करने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने हिंदी में लिखा है, गवर्नमेंट को ऑब्लिगेटरी फंक्शन और ऑप्शनल फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। अब एक बात बताओ, आप कहते हो सर एजुकेशन पे पैसा खर्च होना चाहिए, वैक्सीनेशन पे खर्च होना चाहिए, नो डाउट ये बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सोचो कि बोल तो रहे हो लेकिन क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च कर पाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या किसी भी गवर्नमेंट को, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी गवर्नमेंट को किसकी जरूरत होगी, फाइनेंस की। फाइनेंस बोले तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से वो पहले से एस्टिमेट करती है कि आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट के कितने खर्चे होने वाले और कितनी इनकम होने वाली है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से, पब्लिक फाइनेंस की वजह से गवर्नमेंट को क्या बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट बजट बनाना पड़ता है। दोस्तों जब आप छोटे छोटे बच्चे थे क्लास 11 में, तो आप सीधा गवर्नमेंट बजट पढ़ते थे। आज आपने ये जाना कि गवर्नमेंट बजट को बनाने के पीछे क्या रीजन है, जिसमें से एक मैंने आज आपको पढ़ाया, वैसे कई सारे होते हैं बट अभी मोटा मोटी मैंने अभी आपको ये चीजें बता दी है। तो बताओ आपको पब्लिक फाइनेंस समझ आए। चलो अब एक बार ना इसकी बुक से रीडिंग लगा लेते हैं। अब आप जब बुक से पढ़ोगे तो देखना आपको एक एक चीज समझ आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बुक से भी रीडिंग लगवा रहा हूँ, नहीं होता तो मैं बस इतने से खत्म कर देता चीजों को। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक फाइनेंस जो है वो अपने आप में एक बहुत ही वाइडर रोल प्ले करता है, बहुत ही वाइडर रोल प्ले करता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे पब्लिक का पैसा इंक्लूड होता है। अब पब्लिक के पैसे में क्या होता है, गवर्नमेंट ने कहां कहां से पैसा लिया, कहां कहां खर्च किया, किन किन लोगों से पैसा उधार लिया, किन किन लोगों को पैसा उधार दिया, पैसा कैसे रेज किया, कितना प्रिंट किया, ये सारी की सारी चीजें किसमें कवर होती है, आपकी पब्लिक फाइनेंस के अंदर कवर की जाती है। और पब्लिक फाइनेंस हमारे यहाँ पर आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने सिस्टम से चलता हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये एंशिएंट हिस्ट्री यानी अर्थशास्त्र में बात करके कौटिल्य भी बोलते थे कि अगर हम ट्रेजरी की बात करें तो ट्रेजरी के अंदर रेवेन्यू होता है, अकाउंट्स होता है, ऑडिट होते हैं, जो कि बहुत डिटेल वे के अंदर राजाओं को उसकी प्रजा में क्या क्या चीजें हो रही है उसके बारे में क्या करते हैं, बताते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, उन चीजों को, सब्जेक्ट मैटर को हाईलाइट करते हैं जिनकी उसमें ज्यादा जरूरत होती है। अगर मॉडर्न वे में बात करें तो जब हमारे यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद से ऐसा गवर्नमेंट को महसूस होने लगा कि हमारी इकोनॉमी को भी एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग रीजंस की जरूरत है, जिसमें हमारे पास गवर्नमेंट बजट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह से बजट बनाया जाए जिससे इकोनॉमी के हर सेगमेंट को क्या मिले, वेलफेयर मिलता रहे। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। जितनी चीजें मैंने यहाँ से हाईलाइट करेंगे उतनी चीजें आप करते हुए चलो। तो आज क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं कराऊंगा, बस इतना भी अगर आपने सवाल कि पब्लिक फाइनेंस क्या होती है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट के क्या ऑब्लिगेटरी फंक्शन होते हैं, क्या रेगुलेटरी फंक्शन या अदर फंक्शन होते हैं, इतना भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखूंगा। और जो आज मैंने आपको बोला था कि आज का जो हमारा टारगेट है वो इंट्रोडक्शन का, वो हमने पूरी तरीके से क्या कर लिया है, अचीव कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आपको बजट के बारे में बताऊंगा, बट अभी आज के बेस के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मुझे एकदम से सारी चीजें नहीं करानी, चीजों को थोड़ा थोड़ा गैप गैप के अंदर करानी, जिससे आपको चीज समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ साथ हमारे दूसरे चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स को भी पहले सब्सक्राइब कर लेना, जिसके अंदर हिंदू न्यूज़पेपर और जितने करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे के सारे उन पर हम वीडियोस वहां पर बना के अपलोड करते हैं। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।